नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य गौतम सिविल गुरुजी भोपाल आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक सीरीज जिसका एक छोटा सा पार्ट आज आपको दिखाया जाएगा, जिसमें इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि टेस्ट के ऊपर जितने भी सिविल की इंडस्ट्री में जितने भी टेस्ट होते हैं जो और उन पर किस तरह के सवाल बनते हैं इंटरव्यू में, उनके लिए एक सीरीज लेकर आए हैं। तो चलिए आप आज हम इसको शुरू करते हैं। तो शुरू करने के पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, यदि आपने इस वीडियो को पसंद किया और इसी तरह से सपोर्ट किया, जैसे कि आगे की जो हमारी और पिछली वीडियोस हैं उनको आपने सपोर्ट किया, इसी तरह से यदि इस वीडियो को भी सपोर्ट किया तो इस सीरीज को आगे कंटिन्यू किया जाएगा और जितने भी आपके सवालों के जवाब होंगे जो कि हमारे कमेंट सेक्शंस में आते हैं उन सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे और साथ ही साथ इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाएगा। मतलब जो भी टेस्ट हैं उन टेस्ट के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इंटरव्यू बेस्ड, उन सभी क्वेश्चंस के आपको जवाब दिए जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, चलते हैं हमारी सीरीज की तरफ। सबसे पहला प्रश्न जो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, लिखा हुआ है जोन ऑफ फाइन सैंड फॉर कंक्रीट एंड प्लास्टर वर्क। देखिए फाइन सैंड के लिए कौन कौन से जोन्स होते हैं, तो यहाँ पर IS 383 1970 के तहत लिखा हुआ है अलग अलग तरह के सीप के साइज होते हैं। IS सीप्स जो होती हैं वो होती है 10 mm से शुरू होती है जो कि 150 माइक्रोन तक जाती हैं। अब देखिए जो जोन 3 की जो सैंड यूज होती है वो सैंड यूज होती है हमारी कंक्रीट वर्क के लिए, और जो जोन 4 की जो सैंड यूज होती है वो हमारे प्लास्टर वर्क के लिए यूज होती है, क्योंकि जोन 4 की जो सैंड होती है वो ज्यादा फाइनर होती है एज कंपेयर टू जोन 3 की सैंड। तो मतलब वो सैंड जो 4.75 mm की सीप से पास हो जाए वो आपकी कौन सी एग्रीगेट कहलाएगा, फाइन एग्रीगेट कहलाएगा। वो एग्रीगेट जो 4.75 mm की सीप से रिटेन ना हो पाए वो एग्रीगेट आपका कोर्स एग्रीगेट कहलाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस तरह से आगे क्वेश्चन दिए हुए। नंबर ऑफ क्यूब सैंपल फॉर कंक्रीट वर्क, कंक्रीट वर्क के लिए जब हमारे RMC प्लांट से या फिर कभी हम अपने कंक्रीट बल्क में बनाते हैं तो बल्क में बनाने के दौरान जो क्यूब टेस्ट होते हैं तो उसके लिए नंबर ऑफ सैंपल फॉर कंक्रीट वर्क जब हम करवा रहे हैं, मान लीजिए कॉलम का कंक्रीट वर्क करवा रहे हैं, स्लैब का करवा रहे हैं, फुटिंग करवा रहे हैं, XYZ किसी भी RCC कंपोनेंट में यदि हम कंक्रीट वर्क करवा रहे हैं तो उसमें कितने नंबर होने चाहिए, क्या क्राइटेरिया होता है क्यूब्स का, तो उसके बारे में बात करते हैं। एज पर IS 456/2000 उसके तहत बताया गया है कि यदि आपका 1 से 5 क्यूबिक मीटर तक का आपका कंक्रीट वर्क हो रहा है, मैं वापस से दोहराऊंगा, यदि आपका 1 से 5 क्यूबिक मीटर तक का कंक्रीट वर्क हो रहा है तो नंबर ऑफ सैंपल जो होते हैं वो 1 होता है, और यदि 6 से 15 हो रहा है तो 2 सैंपल्स होते हैं, 16 से 30 हो रहा है तो 3 सैंपल्स होते हैं, और 31 से लेके 50 होते हैं तो 4 सैंपल्स बनाए जाते हैं, और 51 और उससे ऊपर के लिए क्या होता है, 4 तो आपके सैंपल बनेंगे ही बनेंगे, साथ ही साथ एक सैंपल एडिशनल होगा, ऐड होगा जब आपका 50 क्यूबिक मीटर माल बन जाता है। तो मतलब यदि 51 क्यूबिक मीटर माल आपका कहीं पर 51 क्यूबिक मीटर कंक्रीट की यदि कहीं पर पोरिंग हो रही है तो आपको नंबर ऑफ सैंपल्स कितने बनाने होंगे, 5 सैंपल्स बनाने होंगे। अब बात करते हैं ये जो मैं सैंपल बोल रहा हूं तो ये सैंपल है क्या, देखिए एक सैंपल में 3 क्यूब्स बनते हैं। कितने क्यूब्स बनते हैं, 3 क्यूब्स बनते हैं एक सैंपल में, तो जिसको आप अलग अलग डिफरेंट डेज में आप उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो IS कोड वापस से बताऊं, किस IS कोड में लिखा हुआ है कि कितने सैंपल आपको बनाने हैं, लिखा हुआ है IS 456 में नंबर ऑफ ट्यूब फॉर सैंपल फॉर कंक्रीट वर्क के लिए लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ट्यूब इन डेज कितनी आनी चाहिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी आनी चाहिए यदि आपने कहीं पर कास्टिंग कर दी। कास्टिंग करने के बाद देखिए जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो होता है कितना, 30 मिनट्स, और जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है कितना होता है, 10 आवर्स। अब बात चल रही है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी आनी चाहिए मिनिमम, तो यदि आपका एक दिन पुराना कंक्रीट हो गया है तो 16% आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आनी चाहिए, यदि 3 दिन पुराना हो गया तो 40% है, 7 दिन पुराना हो गया तो 65% अचीव करना चाहिए उस कंक्रीट को उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। साथ ही साथ यदि 14 दिन का आपका कंक्रीट हो गया तो 90% अचीव करना है, यदि वही कंक्रीट 28 दिन का हो गया तो 99% अचीव करना चाहिए वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ का। तो इस तरह से आपने यहां पर जाना कि कितना परसेंट अचीव करना चाहिए, क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी आनी चाहिए डेज के हिसाब से, एक दिन में कितनी, 3 दिन में कितनी, 7 दिन में कितनी, 4 दिन में कितनी, 28 दिन में कितनी। जैसा कि आप सभी को पता होगा 3 दिन में, 7 दिन में, 14 दिन में, 21 दिन में, 28 दिन में इस तरह से क्यूब के टेस्ट किए जाते हैं। तो उसके हिसाब से फिर पता किया जाता है कि किस तरह से कौन कौन सा क्यूब फेल हो रहा है या कितनी स्ट्रेंथ अचीव कर रहा है। उसके बाद आगे की चीजें हम डिस्कस करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट क्यूब कितना होता है, एक कंक्रीट क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है। देखिए जो मोल्ड होता है उसके इनर फेस की मैं बात करूं तो 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर होता है। यदि इन तीनों सेंटीमीटर को क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना होता है हमको सबसे पहले कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 गुणा 100 गुणा 100 से। हमें जब डिवाइड करेंगे तो 0.015
क्रॉस 0.15 क्रॉस 0.15, जब आप तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.003375 क्यूबिक मीटर आपका क्या आता है टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट एक मोल्ड में जो आने वाला है आपका वो आता है। ये कहां से आया, ये आया IS 516 1969 से। वापस से कहूंगा IS 516 1959 से आपका ये IS कोड आया है। IS 516 1959 से आपका ये आया है, टोटल वॉल्यूम आया है, जिसके जहां पर मोल्ड का साइज जो कंक्रीट का मोल्ड है उसके लिए जो साइज होता है वो 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर है। हालांकि आप सभी को ये वीडियो ये पीपीटी शो कर रही होगी स्क्रीन में, या आप स्क्रीन पर भी नोट कर सकते हैं, वहां पर देख सकते हैं, प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। इसके लिए आप आगे चलते हैं। IS कोड यूज्ड फॉर बैंड टेस्ट ऑफ स्टील, जब आपकी साइट पे आता है स्टील तो उसके लिए बैंड टेस्ट करना होता है कि बैंड टेस्ट कितना हो रहा है, कितनी बैंड वैल्यू आ रही है। तो उसके लिए कौन सा IS कोड का हम इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं IS 1599 का हम इस्तेमाल करते हैं। वापस से कहूंगा 1599 जो IS कोड होता है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड 1599 का हम इस्तेमाल करते हैं बैंड टेस्ट के लिए, स्टील बार के लिए। नेक्स्ट, स्लम वैल्यू फॉर पम्प्ड कंक्रीट। पम्प्ड, कभी कभी इंटरव्यू में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि यदि पम्प्ड कंक्रीट है, यदि पंप किया गया हुआ है कंक्रीट, तो उसके लिए कौन सा IS कोड यूज किया जाता है और उसके लिए स्लम्प वैल्यू कितनी होती है। तो मैं बता देना चाहूंगा आपको, IS कोड 456 में लिखा हुआ है कि 75 से 100 mm आपकी स्लम वैल्यू आनी चाहिए। किसके लिए, पम्प्ड कंक्रीट के लिए आपकी क्या आनी चाहिए, स्लम वैल्यू आनी चाहिए। IS एज पर IS 456 2000 स्लम वैल्यू जो होती है 75 से 100 mm आपकी होती है पंप कंक्रीट के लिए। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। स्लम वैल्यू फॉर डिफरेंट कंक्रीट वर्क। अब देखिए अलग अलग तरह के स्लम्स होते हैं। यदि मैं उन स्लम्स के बारे में डिस्कस करूं तो सबसे पहले होता है आपका शियर स्लम, ट्रू स्लम और कोलैप्स स्लम। इन सभी स्लम्स के आधार पर अलग अलग वर्क होते हैं कंक्रीटिंग के। उन सभी कंक्रीटिंग वर्क के लिए स्लम की वैल्यू आखिरकार कितनी होनी चाहिए, यदि मैं उसके बारे में बात करूं तो स्लम वैल्यू फॉर कंक्रीट वर्क फॉर डिफरेंट कंक्रीट वर्क, तो इसके लिए लिखा कंक्रीट मिक्सेस यदि कर रहे हैं तो स्लम रेंज mm कितने से कितने तक आना चाहिए। तो कॉलम और रिटेनिंग वॉल के लिए यदि हम बना रहे हैं तो 75 से 150 mm तक का आपकी स्लम वैल्यू आनी चाहिए। यदि बीम और स्लैब के लिए हम बना रहे हैं तो 50 से 100 mm की आपकी क्या आनी चाहिए, स्लम वैल्यू आनी चाहिए। यदि हम सीसी पेमेंट बना रहे हैं तो उसके लिए 20 से 30 mm। इसी तरह से आगे के जितने भी स्लम वैल्यूज हैं वो लिखी हुई है स्क्रीन पर, आप उन सभी को नोट्स बना सकते हैं, प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, वहां पर आप नोट कर लीजिएगा क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट, यदि साइट पर सीमेंट आई तो कौन कौन से टेस्ट आप साइट पे करेंगे, यदि उनके बारे में डिस्कशन किया जाए। हालांकि इसके ऊपर वीडियो आ चुकी है हमारी पहले, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देना चाहूंगा। सबसे पहले जैसे ही आपके पास सीमेंट बैग आया, सीमेंट बैग गाड़ी से उतरा, आपको सबसे पहले सीमेंट बैग के ऊपर क्या क्या चेक करना है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग डेट कि कब मैन्युफैक्चर हुई है वो सीमेंट, और यदि मैन्युफैक्चरिंग डेट है तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपके पास सीमेंट पहुंच जानी चाहिए। मान लेते हैं कि जनवरी 2023 में आपकी मैन्युफैक्चर हुई है सीमेंट, तो वो आपको मार्च 2023 के पहले पहले आपको वो सीमेंट यूज करनी है, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर आपको वो सीमेंट यूज कर लेनी है। सबसे पहले आपको ये देखना है कहीं वो 3 महीने से ज्यादा की तो नहीं है। फिर उसके बाद आपको देखना है ग्रेड ऑफ सीमेंट कि कौन से ग्रेड का सीमेंट है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको देखना है कि कौन सी क्वालिटी, कौन सी आपने मंगाया सीमेंट, कि कौन सी ओपीसी मंगाया, पीपीसी मंगाया, कौन सी सीमेंट मंगाया, आपको ये चेक करना है। साथ ही साथ फिर आपको नेक्स्ट डे चेक करना है, आपको सीमेंट बैग को ओपन करना है। सीमेंट बैग को ओपन करने के बाद जब आप उसके अंदर हाथ डालते हैं, हाथ जब आप इंसर्ट करते हैं तो वहां पर आपको ठंडक का एहसास होना चाहिए। जब आप सीमेंट को टच करते हैं तो वहां पर रोड़ियां, टीले नहीं बने होनी चाहिए, गठीली नहीं होनी चाहिए सीमेंट, मतलब यदि गठीली है तो वो मॉइस्चर के कंटेंट में आ चुकी है तो उसको हम यूज नहीं करते। यदि वो गांठ, वो जो टीले पड़े हुए, वो जो लम्प्स हैं, वो लम्प्स यदि थंब से प्रेस करने में टूट जाते हैं तो उनको हम यूज कर लेते हैं। फिर इसी के बाद नेक्स्ट जो हम टेस्ट करते हैं, हम एक हाथ में सीमेंट लेते हैं और एक हाथ में आपका एक जग लेते हैं पानी का, वाटर के लिए कोई भी जो स्पेसिमेन होगा वो लेते हैं, उसके ऊपर थ्रो करते हैं हम अपनी सीमेंट। यदि सीमेंट एकदम से सेटल हो रही है तो उसको हम यूज नहीं करते, या फिर वो फ्लोट होती रह रही है, तैरती रह रही है, तो उसको हम यूज नहीं करते। धीरे धीरे आसान से आराम आराम से सेटल होनी चाहिए सीमेंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो हम करते हैं सेटल टाइम। देखिए सीमेंट को हम एक नॉर्मल से स्पेसिमेन पर लेते हैं, एक कांच का टुकड़ा या साइड में जिस भी चीज की अवेलेबिलिटी उस पर लेते हैं, उस पर हम सीमेंट को गीला करते हैं, गीला करने के बाद उस पर हम सीमेंट को लगाते हैं, सीमेंट का पेस्ट बनाकर लगाते हैं और उसको हम थोड़ी देर सूखने के लिए रखते हैं। सूखने के बाद हम उसको पानी के अंदर इंसर्ट करते हैं। एक दिन बाद आते हैं, वो 24 घंटे बाद उसको निकालते हैं, उसमें किसी भी तरह के क्रैक्स डेवलप नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको फील्ड टेस्ट होनी चाहिए। कौन कौन सी चीज मैंने बताया, लम्प्स नहीं होनी चाहिए, लम्प्स है मतलब मॉइस्चर के कंटेंट में सीमेंट आ चुकी है, 3 महीने के अंदर अंदर आपको यूज करना है। आपको उसका ISI मार्क जो होता है वो चेक करना है। साथ ही साथ आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करनी है, साथ ही साथ आपको उसका ग्रेड चेक करना है, साथ ही साथ कौन कौन सी सीमेंट है, कौन सी सीमेंट आई हुई है वो चेक करना है, जो कि लिखा हुआ था कि नहीं। जब आप यूज कर रहे हैं उसको, तो जब ठंडा, जब आप सीमेंट बैग के अंदर हाथ डाल रहे हैं तो ठंडक का एहसास होना चाहिए। फिर यदि नेक्स्ट बात करूं तो उसमें टीले नहीं होनी चाहिए,
फिर फ्लोट होना चाहिए अच्छे से, प्रॉपर तरीके से फ्लोट होने के बाद धीरे धीरे सेटल होना चाहिए, एकदम से फ्लोट नहीं होना चाहिए, एकदम से सेटल नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो बात करते हैं वो किसी भी तरह के क्रैक्स नहीं आने चाहिए उसको टच करने पर। नेक्स्ट फील्ड टेस्ट ऑफ ब्रेक, यदि साइट पर ईट आया तो आपको कौन कौन से टेस्ट करने, यदि मैं उसके बारे में बात करूं तो सबसे पहले आपको स्क्रैच टेस्ट होता है। एक फिंगर लीजिए, ब्रेक को स्क्रैच करिए, स्क्रैच नहीं होना चाहिए, स्क्रैच होने पर आपके नेल पर किसी भी तरह का इंप्रेशन नहीं आना चाहिए, ब्रेक के ऊपर इंप्रेशन नहीं आना चाहिए किसी भी तरह का, ये चीज का ध्यान रखना है। यदि आपको साउंडनेस टेस्ट करना है तो 2 ईंट लीजिए, उनको बजा कर देखिए, क्लैप टेस्ट जिसको बोलते हैं हम, साउंडनेस टेस्ट जैसे होता है बजा कर देखिए, मेटेलिक साउंड आपको आना चाहिए। फिर होता है ड्रॉप टेस्ट, यदि ड्रॉप टेस्ट की बात करूं किस तरह से करना है, इस तरह से हाथ को सीधा करिए और 1 मीटर की हाइट से आपको ब्रेक को ड्रॉप करना है। ड्रॉप करने पर किसी तरह से टूटना नहीं चाहिए, किसी तरह से भी एजेस का ब्रेक नहीं होना चाहिए। और फिर नेक्स्ट जो होता है वो होता है सेफ टेस्ट, सेफ टेस्ट स्ट्रक्चर टेस्ट या सेफ टेस्ट बोल सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, एजेस जो होती है वो शार्प होनी चाहिए, एफ्लोरेसेंस किसी भी तरह का व्हाइट कलर का उसके ऊपर फॉर्म किसी भी तरह का नहीं लगा रहना चाहिए। एब्जॉर्प्शन टेस्ट की यदि मैं बात करूं तो आप एक दिन के लिए उसको जो आपका जो आपका ब्रेक आया हुआ है तो ब्रिक को आप पानी के अंदर डाल दीजिए, फिर उसका पहले ड्राई वेट लीजिए, फिर वेट वेट लीजिए, फिर देखिए कितना परसेंट उसमें एब्जॉर्प्शन टेस्ट हुआ है। हार्डनेस टेस्ट के लिए मैंने वही जो आपको बताया कि ड्रॉप टेस्ट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कौन सा टेस्ट आ रहा है आगे देखते हैं, फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट। फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट के बारे में हालांकि हमने डिस्कस कर चुका है किस तरह से फील्ड टेस्ट होते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, वॉल्यूम ऑफ स्लम्प एंड इट्स साइज। ये इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है कि एक स्लम्प का वॉल्यूम कितना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि वॉल्यूम निकालने के लिए होता है, जो कि होता है h/3 A1 ब्रैकेट में h/3 ब्रैकेट A1 प्लस A2 प्लस √A1 इंटू A2, जो कि आपको स्क्रीन में शो कर रहा होगा। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा, ये स्लम्प कोन के जो कंक्रीट का वॉल्यूम है उसको निकालने के लिए फॉर्मूला है। यहाँ पर A1 A2 क्या है, इसके लिए आप A1 का फॉर्मूला आपको दिया होगा π/4 d स्क्वायर, π/4 d स्क्वायर जो आपका फॉर्मूला है वो आप निकाल सकते हैं। अब D क्या है, टोटल ऊपर का कितना डाया है, नीचे कितना डाया है। जो यदि ऊपर के डाया की बात करूं तो आपका 10 सेंटीमीटर का ऊपर का डाया होता है, मतलब 100 mm का डाया आपका ऊपर का होता है। नीचे की डाया की बात करूं, यदि स्लम्प के नीचे की डाया की बात करूं, जो आपका डाउन पोर्शन है उसकी बात करूं तो 20 सेंटीमीटर का आपका नीचे का डाया होता है, मतलब 200 mm का। टोटल हाइट की बात करूं, यदि मैं स्लम्प की टोटल हाइट की बात करूं तो वो होता है 30 mm का, मतलब 300 mm का 30 सेंटीमीटर का होता है। ऊपर का डाया 100 mm, नीचे का डाया 200 mm, और जो टोटल हाइट हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 300 mm की। तो इस तरह से आप यहाँ पर स्लम्प कोन का आप जो वॉल्यूम निकालते हैं वो होता है 0.00549 क्यूबिक मीटर। यदि इसी की बात करूं मैं क्यूबिक फीट में तो 0.1939 आपका क्यूबिक फीट में आता है क्या, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्लम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आईएस कोड फॉर रिबॉन्ड हैमर टेस्ट। कौन सा आईएस कोड यूज किया जाता है रिबॉन्ड हैमर टेस्ट के लिए, तो इसके लिए यूज किया 133112 पार्ट 2, इसका पार्ट 2 यूज किया जाता है जो कि 1992 में बना हुआ है। 13311 आईएस कोड यूज किया जाता है पार्ट 2 रिबॉन्ड हैमर टेस्ट। इसी के साथ आपके यहाँ पर ये सीरीज कंप्लीट होती है। इसी तरह की सीरीज को के साथ बने रहने के लिए, इसी तरह के सवाल और जवाब, ये जो सवाल और जवाब की ये जो सीरीज है ये इंटरव्यू बेस्ड है। ये सवाल पूछे जाते हैं आपके इंटरव्यू में ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो एक बार वापस से रिप्ले करके ये वीडियो देख लीजिए और नोट्स प्रॉपर बना लीजिए, क्योंकि हम आगे भी इसकी सीरीज लेने, यदि इसमें रिस्पॉन्स आप सभी का अच्छा आया तो हम आगे भी इसके लिए सीरीज लेकर आएंगे, उसमें भी आपको उन सवालों के जवाब देंगे जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो मैं आदित्य गौतम, कॉर्पोरेट ट्रेनर सिविल गुरुजी भोपाल, आपके लिए सीरीज लेकर आया था। तो आप सभी का यहां तक बने रहने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, सत श्री अकाल।